मीट झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का करेंगे शुभारंभ। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 12 सितंबर को ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा अब 19 सितंबर को होगी। और राज्य में कोविड की रफ्तार पड़ी धीमी। पिछले 24 घंटे में 8 नए मरीज मिले, 21 हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 140। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति मंच की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्री मोदी ने परियोजनाओं को ससमय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। योजनाओं और एक योजना की समीक्षा की गई। इन 8 परियोजनाओं में 3 परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थीं, जबकि 2 परियोजनाएं बिजली मंत्रालय की थीं। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 1,26,000 करोड़ की है और ये 14 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया और प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस योजना की भी समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के अधिकारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण और अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता की भी निगरानी करने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है कि अफगान नागरिक केवल ई वीजा के द्वारा ही भारत आ सकेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान के तहत अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस अभियान के तहत आज 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों को विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। इस विमान से 24 भारतीय नागरिक और 11 नेपाली नागरिक आ रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत सरकार अफगानिस्तान से भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम जारी रखे हुए है। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक करीब 700 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल से नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का शुभारंभ करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री देश के बड़े निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए तक निवेश कराने का लक्ष्य है। इसमें राज्य सरकार इच्छुक निवेशकों के साथ बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग भी करेगी। मुख्यमंत्री सभी निवेशकों और व्यावसायिक घरानों के प्रतिनिधियों के साथ बारी बारी से बैठक करेंगे। इस दौरान वे निवेशकों के प्रस्तावों और सुझावों से भी रूबरू होंगे। आगामी 3 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले अलग अलग विभागों से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन,
विधेयक एवं संकल्प के जवाब के लिए 7 मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। इनमें मंत्री आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता शामिल हैं। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेश ठाकुर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। राजेश ठाकुर तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह लेंगे। पार्टी ने इनके अलावा पूर्व के सभी कार्यकारी अध्यक्षों को भी बदल दिया है। इनकी जगह गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में कल देर रात सूचना जारी कर दी। केंद्र सरकार आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च करेगी। इसके जरिए करीब 38 करोड़ श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस पोर्टल के जरिए जहां श्रमिक अपना निबंधन करा सकेंगे, वहीं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ उसका लाभ भी उठा सकेंगे। भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ई श्रम पोर्टल के लोगो का अनावरण करते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों का ध्यान में रखकर उनकी पहचान कायम रखना जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल राष्ट्र निर्माताओं के रूप में श्रम योगियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, जो कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इसके तहत श्रमिकों को वितरण और आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर खास तौर पर जोर है। ई श्रम पोर्टल इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ और कार्यान्वयन के लिए सभी श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। केंद्रीय मंत्री ने संघ के नेताओं को उनके मूल्यवान और रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए जोर दिया कि तेजी से पंजीकरण, क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन और पोर्टल को असंगठित श्रमिकों तक ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 12 सितंबर को ली जाने वाली 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 19 सितंबर को लेने का निर्णय लिया है। आयोग ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट परीक्षा के मद्देनजर राज्य में कई परीक्षा केंद्र बनाए जाने के कारण परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। 19 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि दुनिया में पहले कमजोर लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना चाहिए ताकि वैश्विक असमानता को कम किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले हफ्ते कहा था कि मौजूदा आंकड़े ये संकेत नहीं देते हैं कि कोविड-19 बूस्टर शॉट्स की जरूरत है और ज्यादा आय वाले देशों के बूस्टर डोज देने के पहले दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए ताकि वैक्सीन उपलब्धता में वैश्विक असमानता को कम किया जा सके। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 46,164 नए मरीज मिले। इस दौरान 34,159 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। तक देश में 3,17,88,440 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,33,725 रह गए हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.63% हो गया है। इधर झारखंड में कोविड के खिलाफ जारी जंग में सफलता मिलती नजर आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 8 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 21 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 144 रह गई है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड का टीका उपलब्ध करा रही है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ डोज आवंटित कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 60 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। जानकारी के लिए चंद्रशेखर आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 60 करोड़ 38 लाख 46 हजार से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 80 लाख 40 हजार 407 टीके लगाए गए।
इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 7,393 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें 4,485 को पहली डोज और 2,908 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। आज रांची के 66 केंद्रों पर 23,670 डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए पिड़किया सोन चिरैया ब्रांड से रांची के बाजारों में शीघ्र उपलब्ध होगी। इसके लिए जगह जगह स्टॉल लगाए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कल इसकी शुरुआत की गई। विभाग की निदेशक विजया जाधव की उपस्थिति में महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने शुद्ध घी और खोआ वाले पिड़किया का उत्पादन शुरू किया। मौके पर विजया जाधव ने बताया कि शहरी क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर उनके हुनर की ब्रांडिंग के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। नमस्ते सहिया दीदी, इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने के लिए। अरे वाह स्वाति, राजू, बच्चों को खांसी, बुखार या अन्य तकलीफ या कोई और दवा तो नहीं दे रहे हैं? नहीं। बच्चों, दवा को अच्छी तरह चबाना और पानी के साथ खाना। छोटे बच्चों को दवा 2 चम्मच के बीच चूरा करके ही दें। अगर कृमि मुक्ति की दवा एल्बेंडाजोल लेने के बाद उल्टी, दस्त या थकान हो तो घबराएं नहीं, मुझे या पास के चिकित्सा केंद्र पर फोन करें। राजधानी रांची से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रांची से अगवा जमीन कारोबारी राजेश मुंडा को रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हजारीबाग के बेलतू जंगल से कल सकुशल रिहा करा लिया। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक सौरभ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस मामले में उसके मित्र विकी तिर्की समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर जामताड़ा साइबर पुलिस ने तेलंगाना पुलिस और हैदराबाद के क्यूआरटी सेल की मदद से अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी सीताराम मंडल को जिले के करमाटांड से गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तारी अपराधी के साथ एक अन्य अपराधी मजीद अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि सीताराम मंडल पर देश के विभिन्न राज्यों में 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में हैदराबाद से एक पुलिस की टीम आई थी, वो तेलंगाना पुलिस की, तो मिस्टर प्रशांत जिसके इंस्पेक्टर हैं वो लीड कर रहे थे, और इनके जो वांटेड की सूची थी उसमें से 1 नंबर में सीताराम मंडल ही था। राज्यपाल रमेश बैस ने कल सपरिवार रांची स्थित हुंड्रू फॉल के मनोरम दृश्य का आनंद लिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हुंड्रू फॉल काफी खूबसूरत है। श्री बैस ने कहा कि हुंड्रू फॉल झारखंड को प्रकृति का अनुपम उपहार है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक आइकॉनिक सप्ताह मना रहा है। इस सप्ताह में अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी आज आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ और शाम 4:30 बजे परिक्रमा में अज्ञात नायक भीमा नायक प्रसारित करेगा। वहीं दूरदर्शन पर शाम 6 बजे रजवाड़ों का विलय नामम वृत्त चित्र प्रसारित किया जाएगा। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। डीडी न्यूज आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं आजादी के संघर्ष में सुबोध राय और नारायण सुब्बाराव हार्डिकर के योगदान के बारे में। आज हम बात करेंगे सुबोध राय की। वे प्रसिद्ध चिट्टागोंग हथियारों की लूट की टीम में सबसे युवा क्रांतिकारी थे। सुबोध राय को झुंकू रॉय के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 26 अगस्त 1915 को चिट्टागोंग में हुआ था। रॉय भारत के स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित क्रांतिकारी समाजवादी थे। रिवॉल्यूशनरी इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के नेता सूर्य सेन ने 1930 में चिट्टागोंग में अंग्रेजों के हथियारों के मालखाने पर छापा मारने की योजना बनाई। योजना के तहत चिट्टागोंग में 2 मालखानों पर कब्जा करना शामिल था। क्रांति की ज्वाला को और तेज करने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से चिट्टागोंग में इंपीरियल बैंक को लूटना और क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाना भी योजना का हिस्सा था। 18 अप्रैल को इस योजना पर अमल किया गया। क्रांतिकारियों के एक समूह ने यूरोपियन क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। क्रांतिकारी पुलिस के मालखाने के बाहर एकत्र हो गए, जहां सूर्य सेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अंतरिम रेवोल्यूशनरी सरकार की घोषणा की। क्रांतिकारी भोर होने से पहले ही चिट्टागोंग से निकल पड़े और चिट्टागोंग हिल रेंज की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मुकदमे के बाद रॉय को 1934 में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1940 में जेल से रिहा होने के बाद रॉय राजनीति में आ गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। 26 अगस्त स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डिकर की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी। हार्डिकर का जन्म 1889 में धारवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम सुब्बाराव और माता का नाम यमुनाबाई था। उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में मेडिसिन का अध्ययन किया। उसके बाद हार्डिकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई और वे उनके निकट सहयोगी बन गए। हार्डिकर अमेरिका में कई राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। वे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने शिकागो में भारतीय विद्यार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया। वे होम रूल लीग में भी शामिल हुए, जिसकी स्थापना लालाजी ने की थी। लालाजी के साथ हार्डिकर ने यंग इंडिया पत्रिका भी प्रकाशित की। अमेरिका और कनाडा में रहने के दौरान उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों को भारत के स्वाधीनता संघर्ष की जानकारी दी। हार्डिकर ने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। झंडा जुलूस में शामिल लोगों पर ब्रिटिश पुलिस के अत्याचार और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में कांग्रेस ने झंडा सत्याग्रह आरंभ किया। हार्डिकर के नेतृत्व में ये आंदोलन नागपुर में शुरू हुआ। वे कई बार जेल गए। इस दौरान डॉक्टर हार्डिकर ने ऐसे संगठन के बारे में सोचा जिसमें उत्तम चरित्र वाले अनुशासित और प्रशिक्षित युवा शामिल हों। इसका परिणाम 27 दिसंबर 1923 को कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में सेवा दल के गठन के रूप में सामने आया।
सेवा दल ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर हार्डिकर ने 1925 में मासिक पत्रिका वॉलेंटियर का प्रकाशन शुरू किया और पूरी तरह से सेवा दल के लिए समर्पित हो गए। डॉक्टर हार्डिकर 1952 से 1962 तक 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्हें 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 26 अगस्त 1975 को डॉक्टर हार्डिकर का निधन हो गया। उनकी जन्मशती की स्मृति में 1989 में डाक टिकट भी जारी किया गया। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कल 100 दिनों के अभियान सुजलाम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जल प्रबंधन करना है। अधिक से अधिक गांवों को ODF प्लस श्रेणी में लाना है। इस अभियान के दौरान 10 लाख सोक पिट बनाए जाएंगे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रांची की 21वीं छमाही बैठक कल ऑनलाइन संपन्न हुई। बैठक में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राकेश मिश्रा ने समिति की पत्रिका राजभाषा जोहार का जिक्र करते हुए कहा कि इसके प्रकाशन का उद्देश्य राज्य में स्थित केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय कार्यों के अतिरिक्त हिंदी लेखन के प्रति प्रेरित करना है। इसलिए सभी से आग्रह है कि वो अपने कर्मचारियों को इसमें योगदान के लिए प्रेरित करें। बैठक में शामिल पत्र सूचना कार्यालय एवं रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 23 से 29 अगस्त तक चलाए जा रहे अमृत महोत्सव के दौरान PIB, ROB, रांची तथा अन्य कार्यालयों में इससे जुड़ी गतिविधियों को प्रमुखता से मीडिया में खासकर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी रांची के जरिए प्रसारित करने में सहयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में चल रही है। बैठक में मोर्चा के प्रभारी वी सतीश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद समीर उरांव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। राज्य में मानसून अभी कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश 32.4 मिलीमीटर बोकारो में रिकॉर्ड की गई। बारिश कम होते ही राज्य के औसत उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमो गंगे ट्रस्ट ने दिल्ली के प्रगति मैदान में योगशाला का आयोजन किया। इसकी शुरुआत 25 अगस्त से हो चुकी है। स्वास्थ्य एवं जन कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत समाज सेवी संस्था नमो गंगे ट्रस्ट दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस प्रदर्शनी में आयुर्वेद और योग को प्रमुखता से दर्शाया गया है। विभिन्न योग संस्थान अपने स्टॉक लगाकर लोगों तक आयुर्वेद और योग का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को भी नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रदर्शनी बहुत पसंद आ रही है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंची। हाथ से बने हुए जो कार्पेट्स हैं उनका भी रोल होता है योगा के अंदर, और एक्यूप्रेशर रिलेटेड जो हमारे पुराने यंत्र हैं और इंसुलेशन, इन सब चीज़ों का असर होता है। ये ज्ञान मुझे नहीं था, पर जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे ये शिक्षा भी मिली और साथ में इतनी बड़ी बात की जानकारी भी मिली। योगा तो हम लोग हठ योग के पोस्चर्स तो करते हैं, आसन तो लगाते ही हैं, लेकिन उन आसनों के साथ कुछ और गतिविधियों का ध्यान रखना है, ये मुझे नहीं मालूम था। और मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इन
प्रोडक्ट से जुड़े जो कि 100% नेचुरल है। नमो गंगे और जनगण न्यूज सर्विस के द्वारा आयोजित योगशाला का ये विशेष कार्यक्रम में शरीर मन बुद्धि आत्मा का एक ही दवाई योगा, नेचुरोथेरेपी और आयुर्वेदा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए ये जो प्रयास है ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस प्रदर्शनी की खास विशेषता है कि आयुर्वेदिक और हर्बल औषधियों वाली स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों के इन स्टॉलों पर लोगों को उपचार की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये साइंस की चाहते हैं कि सबको अवेयरनेस होए कि कितनी अच्छी साइंस है और एकदम नेचुरल वे से ये कैसे क्योर हो सकते हैं, खाली मैग्नेट्स, कलर्स और सीड्स लगा के, और ये भी सब खुद करके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बिल्कुल सेफ थेरेपी है, नॉन इन्वेसिव थेरेपी है, जिससे किसी को कोई घबराने की बात नहीं। और सबसे अच्छी बात कि ये आप खुद कर सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए उत्पादों की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, ताकि लोग न सिर्फ इन उत्पादों को खरीदें बल्कि अपनी दिनचर्या में इनका इस्तेमाल भी करें। मेरे पापा ने कारपेट और कालीन का मिश्रण योग के साथ उन्होंने इसका लिंक किया। उन्होंने कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करी है। इसको वो योग अपने प्रतिदिन वो फॉलो करते हैं योग को, और उन्होंने काफ़ी लोगों को एनकरेज किया है योग को अपने एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, जिससे वो उनका मानसिक संतुलन और उनका वो फिजिकली फिट रह सकते हैं। प्रगति मैदान की ये योगशाला निश्चित रूप से योग और इसके उत्पाद को विश्व स्तरीय पहचान देने में मील का पत्थर साबित होगी। आयुर्वेद और योग में रुचि रखने वाले लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। और खबरों के अंत में नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रगति मंच की बैठक की अध्यक्षता। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का करेंगे शुभारंभ। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 12 सितंबर को ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा अब 19 सितंबर को होगी। और राज्य में कोविड की रफ्तार पड़ी धीमी। पिछले 24 घंटे में 8 नए मरीज मिले, 21 हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 140।